दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो है मनोविज्ञान की एक विचारधारा है जिसको बोलते हैं सहचर्यवाद। उस सहचर्यवाद इंग्लिश में इसको एसोसिएशन बोलते हैं। इस विचारधारा के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि सहचर्यवाद क्या है। सहचर्यवाद को जानने से पहले हमें एक चीज जान लें कि मानव एक विचारशील प्राणी है। मानव एक विचारशील प्राणी है, उसके दिमाग में नए नए विचार उद्भूत होते रहते हैं। जब दो नए नए विचार उद्भूत होते हैं तो जब दो नए विचार इकट्ठा होकर के एक अन्य विचार बनता है तो उसी को सहचर्यवाद कहते हैं। दो विचारों का समन्वय कर नया विचार सृजित हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? सहचर्यवाद। दो विचारों को जब मानव मस्तिष्क में अलग अलग दो विचार आए और उस दोनों विचारों को समन्वय करके एक नया विचार हम सृजित कर देते हैं, उसी प्रक्रिया को हम सहचर्यवाद कहते हैं। सहचर्यवाद के प्रवर्तक जो है 1690 ईस्वी में जॉन लॉक द्वारा किया गया है। सहचर्यवाद विचारधारा का प्रयोग 1690 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? जॉन लॉक के द्वारा किया था। जॉन लॉक का मत था कि जन्म के समय जीव संज्ञात्मक रूप से एक पूरी स्लेट की भांति होता है। मतलब उन्होंने बताया कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका दिमाग एकदम शून्य होता है, मतलब कोई स्लेट के समान होता है। जैसे एक स्लेट होता है, उस पर कुछ लिखा नहीं रहता है, उसी प्रकार से जॉन लॉक ने बताया कि जन्म के समय जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका दिमाग एक पूरी स्लेट के समान होता है। उसके बाद लॉक महोदय के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का मूल आधार अनुभव होता है। मतलब उन्होंने बताया कि जो बच्चों में ज्ञान प्राप्ति या इंसानों में ज्ञान प्राप्ति का आधार होता है वह अनुभव होता है, अर्थात हमारा ज्ञान हमारे अनुभव से उत्पन्न होता है। इसके यथार्थता की जांच अनुभव द्वारा होती है। इसका अगर देखा जाए तो एक एग्जाम्पल है कि कोई एक बच्चा है, बार बार वो जो है मान लीजिए गांव में पहले दीपक जलता था, तो दीपक में क्या होता था कि लौ जलती थी, तेल से वो जलता था। बच्चा बार बार उसको छूने का प्रयास करता था, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि बच्चा उसको छू लिया और बच्चा क्या हुआ? जल गया। तब उसको ये अनुभव हो गया कि अगर इस चीज को छुएंगे तो वो हमको दर्द देगा, इसलिए बच्चा को ये अनुभव हो गया कि कौन सी चीज हमको छूनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं छूनी चाहिए। तो लॉक महोदय के द्वारा बताया गया कि कैसे जो है लॉक महोदय द्वारा बताया गया कि कैसे अनुभव के द्वारा जो है ज्ञान उत्पन्न होता है। ठीक है। अरस्तु के अनुसार तथ्यों तथा विचारों की सार्थकता, अरस्तु के अनुसार तथ्य और विचार को जब मिला दिया जाएगा, तथ्य और विचार को जब मिला दिया जाएगा तो उसको कहते हैं सहवर्तिता, कांटिगुलिटीज। मतलब अरस्तु के अनुसार बताया तथ्य और विचार जब मिल जाएंगे तो सहवर्तिता का रूप धारण कर लेंगे। ब्राउन ने बताया कि मन में जटिल विचार एवं तथ्य संवेदनाओं की उत्पत्ति सहवर्तिता से होती है। मतलब सहवर्तिता ये भी बताए हैं कि मन में जो जटिल विचार और संवेदना आते हैं उसका कारण क्या होती है? सहवर्तिता होती है। इस सहवर्तिता के आधार पर ब्राउन ने तीन महत्वपूर्ण नियम दिए। आवृत्ति का नियम, नवीनता का नियम, सजीवता का नियम, सहवर्तिता के आधार पर। उसके बाद इवान हास, इसी सहचर्यवाद में एक महत्वपूर्ण जो मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था इवान हास। सहचर्यवाद के क्षेत्र में इवान हास के काल को सहचर्यवाद का नवयुग कहा जाता है। इवान हास जो है सहचर्यवाद में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था। इसी के कारण उनके काल को क्या कहा जाता है? उनके काल को सहचर्यवाद का नवयुग कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद नवयुग कहा जाता है। इवान हास ने अपने प्रयोग के आधार पर स्मृत तथा विस्मृत वक्र की अवधारणा लर्निंग एंड फॉरगेटिंग कंसेप्ट का प्रतिपादन किया।
एक बार बार पूछा गया है स्मृत वक्र, स्मृत तथा विस्मृत वक्र का की अवधारणा का प्रयोग किसने किया, तो आपको बताना पड़ेगा इवान हास। लर्निंग एंड फॉरगेटिंग कंसेप्ट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, तो उसका हम बताएंगे इवान हास के द्वारा दी गई थी। ठीक है, जिसके आधार पर अधिगम के प्रभावी कारकों का विश्लेषण अध्ययन, जिसके आधार पर अधिगम के प्रभावी कारक का विश्लेषणात्मक अध्ययन हुआ तथा अधिगम के पठार का संप्रत्यय प्रकाश में आया। अधिगम का पठार हम जानते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अधिगम पठार है कि जब हम पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग जब उड़ जाता है तो सीखने की जो स्थिति होती है वो रुक जाती है, उसी सिचुएशन को हम अधिगम का पठार करते हैं। आगे हम बताया जाएगा। अब जो है पूछा जाए प्रमुख साचार्यवादी कौन कौन थे, अरस्तु, हाफ, जॉन लॉक, वर्कले, डेविड ह्यूम, ब्राउन, इवान हास और थॉर्नडाइक। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो साचारवाद से संबंधित नहीं है। तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन दे दिया जाएगा और इसी से पूछ लिया जाएगा कि क्या है। और स्मृत और विस्मृत वक्र का तो बहुत बार आया है, और उसके बाद जो है साचारवाद के प्रवर्तक ये भी आया है। इसलिए मेन पॉइंट आप लोग जो है अपनी एक कॉपी लीजिए, उसको जो है नोट डाउन करते चलिए। जब आप का परीक्षा टाइम आएगा तो उसमें रिवीजन में आपको महत्वपूर्ण योगदान देगा। ठीक है, धन्यवाद। अब हम जो है आज मनोविज्ञान की कुछ प्रमुख विचारधाराएं हैं। मेन स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, इसको हम पढ़ेंगे। मेन स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में सबसे पहला जो है संरचनावाद है, इसको स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। दूसरे नंबर पे प्रक्रियावाद है, जिसको फंक्शनलिज्म कहते हैं। तीसरे नंबर पे व्यवहारवाद है, जिसको बिहेवियरलिज्म कहते हैं। चौथे नंबर पे गेस्टाल्टवाद है, जिसको गेस्टाल्टलिज्म कहते हैं। पांचवें नंबर पे मनोविश्लेषणवाद है, जिसको साइको एनालिटिक्स थ्योरी बोलते हैं। और छठे नंबर पे आता है मानवतावाद, जिसे ह्यूमनिज्म बोलते हैं। तो ये जो मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं, इन शाखाओं से विभिन्न परीक्षाओं में भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए मनोविज्ञान की जो विचारधारा है, इस विचारधारा पे हम प्रत्येक विचारधारा पे हम गहन विश्लेषण करते हुए इसका अध्ययन करते हैं। तो पांचों इन विचारधाराओं में हम चल रहे हैं संरचनावाद। संरचनावाद को स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। संरचनावाद को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं इंग्लिश में। अब इसको हमको ये जानना है कि इस विचारधारा के बारे में कौन कौन मनोवैज्ञानिक है जो बेहतर है। तो संरचनावाद के बारे में अगर देखा जाए तो इस विचारधारा की स्थापना तथा विकास का श्रेय विलियम वुंट तथा उनके शिष्य टिखनर को जाता है। किसको जाता है? विलियम वुंट को जाता है, और उनके शिष्य कौन थे? टिखनर को जाता है। इस संरचनावाद के मेन विचारक हैं। इन्होंने संरचनावाद की स्थापना की थी। अब संरचनावाद के बारे में बताया जा रहा है कि मन की प्रक्रिया का आधार चेतना होती है। मन हमारा जो होता है चेतना पे आधारित होता है। अतः संरचनावादियों ने चेतना की संरचना पर, जो संरचनावादी जितने थे वो सब चेतना पर कार्य किए हैं। ठीक है। उसके बाद टिखनर इस संप्रदाय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो विलियम वुंट का शिष्य था टिखनर, वो जो है इसके विकास पर महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसीलिए इसे टिखनरवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा जो किए गए अध्ययन है आदर्शन विधि, अंतरदर्शन विधि की प्रधानता के कारण इसे अंतरदर्शनवाद भी कहा जाता है। अर्थात जो संरचनावाद है, संरचनावाद में एक अध्ययन की विधि का आविष्कार हुआ जिसका नाम है अंतरदर्शन विधि। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अंतरदर्शन विधि किस मनोवैज्ञानिक विचारधारा में उत्पन्न हुई, तो आपको बताना है कि संरचनावाद में। ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं कि संवेदनाएं मन के लिए सूचनाओं का स्रोत है। संवेदनाएं हमारे अंदर जो होती हैं,
जैसे संवेदना जो होती है, किसी को तकलीफ है, दुख है, संवेदनाएं जो होती है वो मन के लिए सूचनाओं का स्रोत है। अतः संरचनावादियों ने, विशेषकर विलियम वुंट ने प्रारंभ में संरचनाओं का गहन अध्ययन किया। तो विलियम वुंट सबसे पहले किसका अध्ययन किए? संरचनाओं का अध्ययन किए। संरचनावादियों ने मन की संरचना का अध्ययन करने के लिए अंतरदर्शन विधि का विकास किया। अगर पूछा जाएगा अंतरदर्शन विधि का विकास मनोविज्ञान की किस शाखा में हुआ तो आपको बताना पड़ेगा कि जो है संरचनावाद में हुआ था, और विलियम वुंट और टिकनर इसके मेन प्रतिपादक थे। इसके बाद अगला पॉइंट जो महत्वपूर्ण है कि मनोविज्ञान को एक वैज्ञानिक प्रायोगिक विषय, साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल, मनोविज्ञान को एक विज्ञान के रूप में बताया, और विज्ञान के जैसे विज्ञान में प्रयोग होता है उसी तरह से इस मनोविज्ञान में प्रयोग होता है। अर्थात वैज्ञानिक विधियों का भी इसमें मनोविज्ञान में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होता है, और उसका जो है प्रयोग भी हम कर सकते हैं। अर्थात साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय भी संरचनावादियों को, संरचनावादी ने मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में स्थापित किया, जिसके लिए इन्होंने मनोविज्ञान की प्रयोगशालाएं स्थापित की, विभिन्न जगहों पे मनोविज्ञान की प्रयोगशालाएं स्थापित की। जैसे देखा जाए प्रथम संरचनावादी थे, प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिग शहर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में 1979 में किए। इसके पूर्व वीडियो में ये चीजें आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट द्वारा जर्मनी के लिप्जिग शहर कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में 1979 में किया था। उसके बाद है मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला, विलियम वुंट के जो शिष्य थे उनका नाम था टिकनर। विलियम वुंट के जो शिष्य थे उनका नाम था टिकनर। उन्होंने अमेरिका के हॉकिंस विश्वविद्यालय में स्थापित की। पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला जर्मनी में विलियम वुंट द्वारा, दूसरी मनोविज्ञान प्रयोगशाला अमेरिका में टिकनर द्वारा। पहली वाली कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, दूसरी वाली अमेरिका के हॉकिंस विश्वविद्यालय में स्थापित हुआ। ठीक है, उसके बाद आता है भारत में नंबर। भारत में सबसे पहले मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना एक मनोवैज्ञानिक थे सेनगुप्त द्वारा। कौन से मनोविज्ञान भारत में? सेनगुप्त द्वारा भारत के कलकत्ता शहर में 1915 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। भारत में अगर पूछा जाएगा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला तो हम बताएंगे कलकत्ता में सेनगुप्त द्वारा 1915 में स्थापित की गई। संरचनावादियों ने मन के 3 पक्षों का उल्लेख किया है। संरचनावादी मन के 3 पक्ष बताए, एक है ज्ञानात्मक पक्ष, एक है क्रियात्मक पक्ष, एक है भावात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष को कहते हैं अंग्रेजी में कॉग्निटिव डोमेन, जो ज्ञानार्जन के लिए उत्तरदायी है, जैसे संवेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, तर्क, स्मृति, कल्पना, ये सब जो इन सब चीजों के द्वारा किसी न किसी प्रकार की ज्ञान की उत्पत्ति होती है, इसलिए ज्ञानात्मक पक्ष जो है ज्ञानार्जन के लिए उत्तरदायी है। दूसरा है क्रियात्मक पक्ष, साइकोमोटर डोमेन। दूसरा है साइकोमोटर डोमेन, एक कोई कार्य जैसे है तो क्रियान्वित कैसे किया जाए इसके बारे में बताते हैं कि हमारी जो मूल प्रवृत्तियां हैं कैसे उत्पन्न होती, कौन सा संवेग होता है, उससे फिर मूल प्रवृत्तियों से कौन से संवेग उत्पन्न होता है, एक क्रियात्मक पक्ष है। तीसरा आता है भावनात्मक पक्ष, इसको बोलते हैं अफेक्टिव डोमेन, जो भाव की अनुभूति, टू फील की अनुभूति कराता है, जिसमें संवेग, उमंग, अस्थायी भाव, मानसिक गतियां आ जाती हैं। ठीक है, इसलिए आज मेरे द्वारा मनोविज्ञान की जो विभिन्न विचारधाराएं हैं उस पर विस्तार से चर्चा की है, जिसमें नंबर 1 साहचर्यवाद आया और दूसरा क्या है आपका संरचनावाद। आगे के वीडियो हम में बताएंगे कि प्रक्रियावाद और व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद क्या है, इसके बारे में विस्तार चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के बारे में जानेंगे विलियम वुंट और विलियम टिकनर के द्वारा। विलियम वुंट का जो संरचनावाद में क्या योगदान है और टिकनर का संरचनावाद में क्या योगदान है। विलियम वुंट ने बताया
कि मन में उत्पन्न होने वाले विचार तभी सक्रिय कहे जा सकते हैं जब जीव चैतन्य रहे। इनका मतलब है कि चैतन्य अवस्था में अगर मन कोई कार्य कर रहा है तभी उसके द्वारा जो विचार आएगा वो बेहतर होगा। उसके बाद मन का मूल आधार जो है विलियम वुड ने चेतना को माना है। चेतना का मतलब होता है विचार, मन में जो विचार आए उसको क्रियान्वित करने का भाव चेतना है। उसके बाद जो है चेतना मुख्यतः चेतना के दो अवयव बताए हैं विलियम वुड ने। मन है, मन में चेतना का विचार भाव आया तो चेतना के दो अवयव बताए हैं। नंबर एक है संवेदना और दूसरा है स्वानुभूति। संवेदना और स्वानुभूति जब मिलता है तो चेतना का निर्माण होता है। अब दूसरे मनोवैज्ञानिक जो संरचनावादी है टिकनर ने, उन्होंने उनके बारे में अगर जाना जाए तो टिकनर जो है विलियम वुड के मेधावी छात्रों में से एक था जिसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। वास्तव में टिकनर ने ही संरचनावाद का नामकरण किया। टिकनर जो है जो संरचनावाद है उसमें विशेष कार्य करते हुए संरचनावाद का नामकरण किया था। टिकनर मन और शरीर को दो अलग अलग भाग मानता, मन को अलग मानता है और शरीर को अलग मानता है, अलग स्वीकार करता है। इसके संदर्भ में द्वैतवादी अर्थात मन को अलग मानता है तो शरीर को अलग मानता है तो द्वैतवादी है। दोनों और वह दोनों को समांतरवादी मानता है, उसकी विचारधारा को समांतरवाद कहता है। मतलब मन और शरीर दोनों एकदम पैरेलल होते हैं, इसीलिए मन जो होता है सूक्ष्म होता है, शरीर जो होता है स्थूल होता है और एक दूसरे एकदम समांतर होते हैं और आपस में जब अंतःक्रियाएं होते हैं तो उसमें जो भाव उत्पन्न होता है उसको इन्होंने चेतना कहा है। चेतना कहा है। धन्यवाद मित्रों। अब आज मेरे द्वारा आपको ये बताया गया कि साहचर्यवाद क्या है, साहचर्यवाद के बाद संरचनावाद क्या है, उसके पश्चात मैंने प्रमुख संरचनावादी के नाम बताए। अब अपनी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।